एवरीवन, आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल इन बिजनेस मैनेजमेंट क्लास 4। अनफॉर्चुनेटली कल हम लोग की क्लास नहीं हो पाई थी किसी रीजन की वजह से। द सेटअप वाज नॉट वर्किंग, बट टुडे आई एम हियर विद यू ऑल एंड विल कंटिन्यू द remaining portion of the staffing chapter. Till now we have studied what is staffing, staffing क्या है, staffing के importance क्या है, features क्या है, then aspects क्या है, staffing का process क्या है, and we have studied internal recruitments. ठीक है, तो फटाफट मैं 5 मिनट के अंदर सबको रिकैप करा देता हूँ कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो स्टाफिंग पहले बताएंगे कि स्टाफिंग कौन सा प्रोसेस है। तो स्टाफिंग इज द थर्ड प्रोसेस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का थर्ड प्रोसेस जो होता है या फंक्शन कहेंगे, प्रोसेस नहीं फंक्शन कहेंगे, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल्स। ठीक है, और बेसिक पर देखा जाए तो प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम इज कॉल्ड स्टाफिंग। स्टाफिंग के प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं से लाइफ ब्लड स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, यहीं से मैन पावर आना स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ और द स्कोप ऑफ स्टाफिंग। तो उसमें हम लोग ने पढ़ा था क्या कि इम्पोर्टेंस जो है वो स्टाफिंग का वो ये है कि सबसे पहले आपका क्या होता है भाई, सी एच एस जो होता है, सी एच एस जो जिससे हम लोग ने याद किया था। तो सी फॉर कॉम्पिटेंट पर्सनल, एच फॉर हायर परफॉर्मेंस, एस फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, J for job satisfaction and O for optimum utilization of resources, human resources. सभी लोग यहाँ तक है मेरे साथ? सभी लोग, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम? सभी को याद है इतना जो हम लोग ने पढ़ा था? देन उसके बाद हम लोग ने कुछ फीचर्स पढ़े थे। तो फीचर्स क्या है कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन, बिकॉज आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितनी भी स्टाफिंग कर लो, बट डायरेक्टिंग आपकी वहीं से अरे स्टाफिंग से ही आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि यही कितनी भी प्लानिंग या कितनी भी ऑर्गेनाइजिंग तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब उसको करने के लिए मैन पर्सन या मैन पावर अवेलेबल हो या ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हो। तो दैट्स व्हाई स्टाफिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। देन as management is pervasive तो staffing is pervasive, management is continuous तो staffing is continuous, and इसका जो है प्लेसमेंट फंक्शन एक फीचर होता है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, इसका मोटिव है स्टाफिंग का। फिर हम लोग ने स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ा था, तो उसमें हम लोग ने याद किया था तेरी एमआरएस का, तेरी मिसेस का पीटी का पीपीसी। ठीक है, तेरी मिसेस का पीटी का पीपीसी, तो उसमें हम लोग ने काफी चीजें याद की थी। उसमें पहला क्या था? मैन पावर रिक्वायरमेंट, देन रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, देन टी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर आपका और एक क्या था? क्या था यार? एक और क्या था? पी से दो पी थे ना, दो पी थे। एक और पी कौन सा था? क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा, बताओ। हाँ, प्रमोशन था। देन आपका एक और पी था, पीपीसी था ना, तो प्रमोशन था। और क्या था यार? यार मैं ही भूल गया, क्या था यार? बताओ बताओ, याद दिलाओ याद दिलाओ। एक पी से परफॉर्मेंस, हाँ, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड सी फॉर कंपनसेशन, सॉरी फॉर दैट मेरे को याद नहीं आ रहा था। पी फॉर परफॉर्मेंस, प्रमोशन एंड सी फॉर कंपनसेशन। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा था स्टाफिंग का प्रोसेस। देन हम लोग ने पढ़ा था कि एस्पेक्ट्स क्या है स्टाफिंग के। तो स्टाफिंग के तीन एस्पेक्ट्स है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो रिक्रूटमेंट हम लोग ने दो तरह का रिक्रूटमेंट पढ़ा था, इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था। इंटरनल रिक्रूटमेंट हम लोग ने डिस्कस किया था, जिसमें दो तरह का रिक्रूटमेंट हो सकता है। या तो आप ट्रांसफर कर सकते हो या तो प्रमोशन कर सकते हो। ट्रांसफर जो होता है वो सेम जॉब, वन जॉब टू अनदर जॉब, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, एंड वन वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट हो सकता है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई कि इसमें हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है या मूवमेंट होता है एम्प्लॉय का, तो इसीलिए ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर हो और फिर उसके बाद प्रमोशन में क्या होता है, एक लोअर लेवल से आप हायर लेवल की तरफ प्रमोट हो जाते हो, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। इसमें इसमें आपका सैलरी बढ़ जाता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज बढ़ जाता है, बट ट्रांसफर में लगभग लगभग सेम ही होता है। एंड इसके बाद किसी तरह से भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो ना ट्रांसफर में बढ़ते हैं ना ही प्रमोशन में बढ़ते हैं, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के ही थ्रू जाते हैं। इंटरनल रिक्रूटमेंट था, कुछ एडवांटेजेस भी थे, डिसएडवांटेजेस भी थे, वो हम लोग ने देखे थे। सो यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा था। हाँ, और वर्टिकल होता है, एग्जैक्टली ट्रांसफर का वर्टिकल होता है। तो यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया था? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं? चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक
टॉपिक था, कल नहीं हो पाया था कंप्लीट या नहीं कर पाए थे हम लोग ने ढंग से, तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ऑफ सोर्सेज। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ऑफ सोर्सेज क्या होता है? ये होता है कि इट रेफर्स टू द रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम कैंडिडेट्स, पहले इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या हो रहा था इतनी देर से, हम अंदर से मतलब अपने एम्प्लॉय जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है हम लोग वहां से ही सिर्फ चीजों को बार बार क्या कर रहे थे, एक रिक्रूट कर रहे थे, चाहे वो ट्रांसफर हो चाहे वो प्रमोशन हो, क्योंकि वो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज थे। बट यहाँ पे क्या है कि हम जो रिक्रूटमेंट करेंगे कैंडिडेट्स का, वो हमारा जो होगा वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब हमारे हमारे अंदर वाले ने या बाहर वाले लोगों के थ्रू हम कैंडिडेट्स का रिक्रूटमेंट करेंगे। तो उसमें जो सोर्सेज है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के। तो पहला क्या है, डायरेक्ट इन रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है, इसमें जो होता है क्या कि एक नोटिस पब्लिश किया जाता है ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज रिगार्डिंग द जॉब वैकेंसीज। एक नोटिस पब्लिश किया जाता है कि ये चीजें हैं। एंड आप बेसिकली ये जो रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, वो अनस्किल्ड टाइप ऑफ जॉब्स के लिए ही होता है। ठीक है। और जो भी पर्सन इस कैटेगरी या जो भी काम है उसको अगर जस्टिफाई कर सकता है या उसके पास वो प्रेजेंट स्किल्स है या वो काम करना चाहता है, तो वो आता है, इंटरव्यू देता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, और उसके बाद फिर सिलेक्शन वही ऑन स्पॉट किया जाता है। फिर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस थे। तो एडवांटेजेस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में बी एबल टू अपॉइंट पीपल एट शॉर्ट नोटिस। आप शॉर्ट नोटिस के थ्रू जल्दी से जल्दी फटाफट कर सकते हो लोगों को अपॉइंट। दूसरा क्या था, दूसरा क्या है भाई आपका, कि आप, इट इज द चीपेस्ट मेथड ऑफ फिलिंग वैकेंसीज एज देयर इज नो एडवर्टाइजिंग ऑफ जॉब, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चे नहीं जाते हैं। तो दिस इज द मोस्ट 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 चीपेस्ट फॉर्म ऑफ जिससे आप अपना क्या कर सकते हो, रिक्रूटमेंट कर सकते हो। तो ये एडवांटेजेस हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हो जाते हैं यार, कि आपको क्या कहते हैं, ये ऐसी जॉब पोजीशंस के लिए नहीं यूज किया जा सकता ये रिक्रूटमेंट जहाँ पे स्किल्ड चीजों की जरूरत है, स्किल्ड की जरूरत है, स्किल्ड पीपल की जरूरत है, या स्किल जॉब पोजीशन जो है वहाँ के लिए ये टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये अनस्किल्ड टाइप ऑफ जॉब्स के लिए ही होता है। देन इसमें क्या होता है कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन या रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं होती हैं जो भी आते हैं। ठीक है। देन टाइम कंज्यूमिंग होता है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इंटरव्यूज के लिए आते हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। जस्ट वेट। हाँ दलिया खाओगे ना, हाँ हाँ हाँ, सॉरी। मम्मी 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 मेरी फोन की थी, तो वेरी सॉरी। ठीक है। हाँ। सो आई वॉज सेइंग कि एक चीज ये हो गया। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कल हम लोग ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है। सभी लोग थम्स अप करते हैं अगर समझ में आ गया है तो। देन हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरा चलते हैं, ओके चलो फटाफट सभी को आ गया। चलो आते हैं कैजुअल कॉलर्स फ्रॉम वेटिंग लिस्ट। क्या होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं एक डेटाबेस। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कोचिंग में जाते हो, या आप स्कूल में जाते हो, या फिर आप किसी मॉल में जाते हो, ये सारी चीजें छोड़ो। सपोज भैया एग्जांपल, डिसएडवांटेज पूछना था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। जी बताइए क्या। डिसएडवांटेज में क्या क्या लिखना है? डिसएडवांटेज में मैंने बताया तो तीन चीजें, कि आप इसको ऐसी जॉब पोजीशंस के लिए यूज नहीं कर सकते इस टाइप का रिक्रूटमेंट जिसमें स्किल्ड या स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत है। दूसरा ये है कि आपका एप्लीकेंट जो है वो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो स्किल्स मतलब पोजेस करते हो, मतलब उनके पास वो स्किल हो। और तीसरा क्या कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं इस टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट में, तो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। ये तीन तरह का डिसएडवांटेजेस है इसका। ठीक है। चलिए आते हैं कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स देखो, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना रखता नहीं है फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इतना आपको डीप में जाके नहीं पूछेगा, बट क्लास ट्वेल्थ के पर्पज से है। तो मैं यहाँ पे वो डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस को लिखवाऊंगा नहीं, बट मैं आपको बता ज़रूर दूंगा। तो क्लास ट्वेल्थ वालों को कोई तरह की दिक्कत, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई चाहिएगा कि बुक्स या फिर ऐसा जो भी आपको लगता है कि आपको एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की ज़रूरत है, तो आई ट्राई टू सेंड इट टू यू इन द ग्रुप, या आप मेरे से पर्सनली मांग सकते हो। ठीक है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपको लिखाया ही गया होगा क्लास ट्वेल्थ के वालों को। तो मैं बस फटाफट उसको वो कर देता हूँ, ब्रश अप कर देता हूँ, क्योंकि एंट्रेंस पर्पज से इतना ये जरूरी
नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, दैट इज कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का एक बढ़िया एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ, तो जैसे कि आप मॉल्स में जाते हो, सभी लोग शॉपिंग करने जाते हो, सामान खरीदने जाते हो कि नहीं जाते हो भाई? जाते हो। तो अब आप जब जाते हो, तो जब सब कुछ सामान वामान खरीद लेते हो, तो उसके बाद लास्ट में देखते हो आप लोग से नंबर मांगा जाता है। ठीक है, नंबर मांगा जाता है, अपना नाम बताइए, नंबर बताइए। ठीक है, मांगा जाता है कि नहीं मांगा जाता है भाई? बताइए बताइए। मांगा जाता है ना? तो मांगते ही वो क्या करते हैं, आप अपना एक डेटाबेस बनाते हैं। फिर आप देखते होगे कि जैसे अगर अभी जैसे होली आने वाला है, तो होली का आपको ऑफर्स का आएगा मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेज की हाय दिस 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 XYZ% देयर इज अ 50% डिस्काउंट ऑन ये सब, तो ऐसा करके होता है। तो भाई एक्चुअली में जो वो क्या कर रहे हैं भाई, वो एक डेटाबेस मेंटेन करते हैं। डेटाबेस में आपका नाम नंबर रहता है, जिसपे वो आपके मैसेजेस भेजते हैं इस तरीके से। तो उसी तरीके से क्या होता है कि कई सारी कंपनी जो होती है वो डेटाबेस मेंटेन करती है, एप्लीकेशंस जितने भी उनको जो रिसीव हुए रहते हैं उनको मेंटेन की रहती है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने एक जॉब पोजीशन के लिए किया कि मुझे मुझे मार्केटिंग के लिए एक बंदा चाहिए। देर आर 20 वैकेंसीज अवेलेबल। ठीक है, 20 वैकेंसीज अवेलेबल है, और मैं उसके लिए मेरे को 20,000 एप्लीकेंट्स क्या एप्लीकेशन आ गया। अब भाई 20,000 में से 20 लोगों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, बट जो 19,980 लोग बचे हुए थे, उनका क्या हुआ? तो उनका मेरे पास डेटाबेस तो है, मेरे पास उनका CV है, रेज्यूमे है, उनके डिटेल्स है, कहाँ से हैं, कैसे हैं, सारी चीजें उनकी मेरे पास अभी हैं। तो अब मेरे पास मान लो फिर फर्दर आगे आने वाले टाइम में मेरे पास मार्केटिंग के टाइम पे क्या हुआ कि मेरे लिए अब मार्केटिंग में और पोस्ट खाली हो गई, हो सकता है 40 पोस्ट और हो गई। तो मेरे पास जो एग्जिस्टिंग कॉलर जो डेटाबेस है, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग लोगों का डेटाबेस है, मैं क्या करूंगा, उनको उनको ही मैं कांटेक्ट करूंगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, कैजुअल कॉलर्स। तो उसमें हम ये, तो अगर इसको शॉर्ट प्रिसाइज में करना चाहे तो क्या, कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं, या ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं क्या भाई, क्या करते हैं मेंटेन भाई, अपना एम्प्लॉयर्स जो है वो मेंटेन करते हैं एक डेटाबेस। ठीक है, जिसमें वो डिटेल ऑफ द एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम कैजुअल एप्लीकेंट्स एंड इट में बी यूज्ड एज अ रिक्रूटमेंट सोर्स। तो इसमें वही है, मैंने बोला कि मार्केटिंग के लिए मैंने पहले 20,000 एप्लीकेंट्स मेरे पास आए थे, मैंने 20 लोगों को सेलेक्ट किया, तो 9,000 सॉरी 19,980 लोग मेरे पास बचे हुए थे, इनका डेटाबेस मेरे पास था। अब मेरे पास फिर से 40 पोस्ट मार्केटिंग में खाली हो गए, तो मैं इसी में से किसी को कैजुअल कॉल्स दूंगा कि आप आइए अपना इंटरव्यू दे सकते हैं मेरे यहाँ, इस पोस्ट के लिए जगह खाली है। तो दैट इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये फेवरेबल किस तरीके के जॉब पोजीशंस के लिए रहता है? अगर आपके पास कोई ऐसा जॉब है जो कि लोअर लेवल का है, या फिर लीव वैकेंसीज वाला जो है, मतलब कोई छोड़ दिया है, जैसे मैंने जो 20 लोग को रिक्रूट किया था उसमें से 18 लोग ही अब रह गए, 2 लोगों ने छोड़ दिया, तो 2 लोग की सीट भरने के लिए मैं फिर से वही 19,980 लोगों में से कांटेक्ट करूंगा कि मेरे पास ये 2 लोग हैं जिनके लिए जगह खाली है, क्योंकि ये लोग वैकेंसीज वैकेंट है। तो या तो उसके लिए, या तो कोई ऐसी जॉब जो कि बहुत लो लेवल की है, तो उसके लिए ये जो काइंड ऑफ जो है वो यूज किया जा सकता है। ठीक है, फाइन। ठीक है, फिर इसके एडवांटेजेस बस सुन लीजिए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है कि आपको सूटेबल पर्सन खोजने में आसानी मिल जाती है भाई। कैसे? क्योंकि यार देखो, इससे पहले जब 20 लोगों की वैकेंसी मैंने आउट की थी, तो 20,000 लोगों ने मुझे क्या किया था, एप्लीकेशन दिया था। अब भाई जब 20,000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया, तो इसका मतलब कि उनके पास वो स्किल होगी, मैंने कुछ डेटा डाला हुआ कि मुझे इतने एक्सपीरियंस के लोग चाहिए, उनके पास ये स्किल होनी चाहिए, उनके पास ऐसी बात चीजें होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली वो जो है वो सेलेक्टेड या टारगेटेड एम्प्लॉयज या कैंडिडेट्स हैं, जिनको मैं यूज कर सकता हूँ अपनी कंपनी में फॉर द कैजुअल कॉलर्स। तो ये एक बहुत ही सूटेबल हो जाता है, बहुत हमारे लिए आसान हो जाता है कि हमें वापस से चीजों को खोजना नहीं पड़ता, और काफी ईजी हो जाता है। पहला चीज, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है कि ऑब्वियसली यार, जब आपके पास पहले से डेटाबेस पड़ा हुआ है, तो आपको किसी तरीके का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, ना ही कुछ करना है, ना ही आपको नोटिस छापना है, ना न्यूज में निकालना है। तो एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव चीज हो जाती है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है जो आप मेंटेन कर रहे हो, उसी को आप यूज करके अपना रिक्रूटमेंट कर सकते हो कैजुअल कॉलर्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है कि इट इज द ओनली सुटेबल, ऑब्वियसली जैसा मैंने बोला कि लोअर लेवल ऑफ जॉब पोजीशंस के लिए है। अब हायर में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अब अच्छी जॉब्स के लिए आप ऐसे थोड़ी करोगे कि आप जो पुराने लोगों के उसी में से बुला लिए, हो सकता है वो तो कैपेबल नहीं थे, तभी ना आपने उन्हें छाट दिया था।
अगर आपने 20 लोगों को सेलेक्ट किया था, तो इसका मतलब कि जो 19,980 लोग थे, उसमें से आपने को अच्छे नहीं लगे होंगे, या कोई कारण होगा जिसकी वजह से आपको पसंद नहीं आए होंगे, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं अपने। तो उसी वजह से आपने उसको हटाया था। तो लो लेवल जॉब के लिए तो ठीक है यार कि चलो मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा, बट वो हाई लेवल जॉब्स के लिए दैट कैन नॉट बी अ गुड ऑप्शन। फिर इट मे कंज्यूम मोर टाइम टू फाइंड सुटेबल कैंडिडेट्स एज अ डेटाबेस मे नॉट बी अपडेटेड। एग्जैक्टली, जैसे कि मैंने 5 साल पहले वैकेंसी आउट की थी, अब 5 साल बाद मेरे को फिर से वैकेंसी भरनी है उसी जॉब पोजीशन के लिए। ठीक है, तो अब हो सकता है यार किसी का नंबर बदल गया होगा, किसी का एड्रेस बदल गया होगा जो मैंने भरा होगा, तो वो जो डेटाबेस है वो अपडेटेड नहीं हो सकता, ये चांसेस हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस कैजुअल कॉलर। समझ में आया क्या कैजुअल कॉलर्स? बहुत ही सिंपल था कि कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है। कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है कि एक डेटाबेस कंपनी है जो मेंटेन करती है अपने एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स या एप्लीकेंट्स जो उन्हें रिसीव हुए रहते हैं पिछले जॉब पोजीशंस के लिए, उसी को यूज करके डेटाबेस को आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। ये बेसिकली जो किस टाइप ऑफ जॉब पोजीशन के लिए सही पड़ता है, अगर लो स्किल्ड है, या फिर आपका जो जॉब है वो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं वेकेंट हो गया कोई जॉब पोजीशन, तो उसके लिए एडवांटेजेस क्या है कि भाई ये इजी होता है कि आपके पास जो डेटाबेस पड़ा है आपको उसी में से सूटेबल पर्सन मिल जाता है उसी जॉब पोजीशन के लिए, क्योंकि उसी से एग्जिस्टिंग डेटाबेस आप चेक करते हो। लेस कॉस्ट रहता है क्योंकि आपको किसी तरीके का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या हो जाते हैं इसके कि लो लेवल जॉब्स के लिए ही बस है, आज हाई लेवल के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, और बहुत ज्यादा टाइम इसमें खर्चा होता है। साथ ही साथ ये है कि आपके पास जो डेटाबेस है मे बी वो अपडेटेड ना हो। तो आई होप सो दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, देन आते हैं थर्ड आते हैं, देन थर्ड आते हैं, देन थर्ड इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट यार सब लोग जानता है, प्रचार दुनिया भर का। आजकल आपने देखा होगा, ऑब्वियसली कल लास्ट फेज है इलेक्शन का, तो आप देख रहे होगे कि हर इलेक्शन के लिए हर पार्टी अपना अपना एडवर्टाइजमेंट करी, जिसको कहते हैं प्रचार। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट इज द मोस्ट इफेक्टिव मींस टू सर्च पोटेंशियल एम्प्लॉयज फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब एडवर्टाइजमेंट आप डालेंगे कि मुझे एक कन्या की जरूरत है जो थोड़ी मोटी हो, ठीक है, और इसके लिए ये जॉब पोजीशन है, मुझे उसको चाहिए कि मेरे यहाँ जॉब पोजीशन है खाना खाने का। तो खाना खाने के लिए मुझे एक लड़की की जरूरत है जो कि मोटी हो और उसके गाल फूले फूले हो। तो उस टाइप के जॉब पोजीशन है, तो आप अपना क्या करोगे, एडवर्टीजमेंट आउट करोगे। तो अब इसमें जो भी पोटेंशियल लड़की होगी जो बहुत फूली होगी, जिसको खाने का बहुत शौक होगा, तो वो आके अप्लाई करेगी। तो एडवर्टीजमेंट भी एक बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ हो सकता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि एक कंपनी है। अच्छा, ये टाइप ऑफ जॉब पोजीशन जो है बेसिकली वो सीनियर या मिडिल लेवल पोजीशंस के लिए यूज किया जा सकता है। सीनियर या मिडिल लेवल ऑफ पोजीशंस के लिए यूज किया जा सकता है कि अगर आपको कोई सीनियर लेवल का करना है या कोई मिडिल लेवल का जॉब पोजीशन भरना है, तो उसके लिए यूज हो सकता है। सॉरी। साथ ही साथ आप इसमें क्या करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, न्यूज़पेपर में छापते हो, दुनिया भर के लीडिंग एडवर्टाइजमेंट स्पॉट्स हो गए, बोर्ड्स हो गए, हैंग आउट्स हो गए, ये सारी चीजें आप लोग डालते हो। तो ये एडवर्टाइजमेंट में यूज किया जा सकता है। फिर आपको अगर बहुत वाइडर चॉइस चाहिए, मतलब क्या, जैसे कि आपको चाहते हो कि वैरायटी ऑफ लोग आए मेरे यहाँ और वो अप्लाई करें जॉब पोजीशन के लिए, तो फिर आप ये तरीके के जॉब पोजीशन को यूज कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या है कि एग्जैक्टली जैसे कि अगर आपको बहुत वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंट मतलब कैंडिडेट चाहिए इस जॉब पोजीशन के लिए, तो आप यूज कर सकते हो। देन कोई आप अपना जॉब स्पेसिफिकेशंस बता सकते हो, डिटेल्ड एनालिसिस दे सकते हो, इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि आपको किस तरीके की चीज़ें चाहिए, और अपना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चीज़ों को बता सकते हो। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें यार, ये मतलब आराम से लिख सकते हो। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है कि इट में क्रिएट कंफ्यूजन ड्यू टू मेनी एप्लीकेशन बीइंग रिसीव्ड। अब भाई इतने सारे लोग अप्लाई कर देंगे, आप एडवर्टाइजमेंट डालोगे तो इतने सारे लोग अप्लाई कर देंगे, तो आपके अंदर कंफ्यूजन हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग है भाई, इतने ज्यादा एप्लीकेशन आ गए तो टाइम कंज्यूमिंग है आपका, और बहुत ज्यादा स्क्रूटनी करना पड़ता है चीजों को। देन क्या है, एक्सपेंसिव मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। भाई हर तरफ बैनर छापोगे, पेपर में छापोगे, इधर हैंडआउट्स डालोगे, ये सब चीजें करोगे, तो दैट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। वो तो एडवर्टीजमेंट तो यार बहुत आसान सा चिंदी सा था, मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। चीजें वहां पे डिस्कस समय दिया जाए जो इम्पोर्टेंट है। तो आई होप सो क्लियर होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है? ठीक है ना, चलो।
देन आते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। दिस इज समथिंग क्वाइट न्यू, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज देख सकते हो, एम्प्लॉयमेंट नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दिल्ली। तो क्या ये एक नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है रन जो करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, इसको रन करती है। अब इसमें क्या है कि जो जॉब सीकर्स है वो अपने आप को रजिस्टर करा देते हैं इन एक्सचेंजेस के थ्रू, ठीक है। एंड देयर नेम्स विल बी सप्लाइड टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्विजिशन। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका। शादी.com नाम सुना है? शादी.com नाम सुना है? शादी.com सबने नाम सुना है भाई। शादी.com क्या करता है भाई, जो शादी करने वाला मेल पर्सन है और जो शादी करने वाली फीमेल पर्सन है, ब्राइड और ग्रूम को भाई मिलाता है, ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है शादी में, ठीक है। तो अब वहाँ क्या करता है, आप अपने आप को जाकर रजिस्टर करते हो, मेरी 5'6" हाइट है मेरी, मैं गोरा हूँ काला हूँ ये हूँ वो हूँ, मेरी जॉब प्रोफाइल ऐसी है वैसी है। अब अपने बारे में वहाँ क्या करते हो भाई, पूरा एक डिटेल रजिस्ट्रेशन कराते हो, अब अपने आप को वहाँ पे पब्लिक कराते हो, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड जो भी लड़कियां होती हैं वो आपको देखेंगी भाई कि हाँ ये सुंदर है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की चीजें आप सुने होगे। बहुत बहुत बेसिक एग्जांपल है, शादी.com से बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि मुझे शादी करनी है, मैं गया शादी.com पे अपने आप को रजिस्टर करा लिया। अब एक्सचेंज में, अब इसको एक एक्सचेंज समझना। ऑब्वियसली शादी.com एक पोर्टल है कि इधर से कोई शादी करने के लिए एक मेल पर्सन एक फीमेल पर्सन आता है एक्सचेंज, तो एक्सचेंज मीडियम है कि दोनों लोग की शादी हो रही है। अब ये क्या होता है, अब जब आप अपने आप को रजिस्टर कराते हो तो आपका नाम पब्लिक किया जाता है। अब ऐसा जो पोटेंशियल लड़की होगी, जो आपके इंटरेस्ट की होगी या आपको जो पसंद होगी, उस टाइप के लोग आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ऐसे नाम आपके आउटकेस हो गए, जैसे कोई डाला कि आई नीड अ बीटेक, बीटेक किया हुआ बंदा मेरे को चाहिए। तो अब आप बीटेक प्रोफाइल आपके में बीटेक मेंशन होगा, तो वैसे लाइक टाइप के लोग आपको जब सर्च करेंगे, तो आपको लड़के जब सर्च करेंगे या फैमिली मेंबर्स उनके, तो आपकी प्रोफाइल आएगी। तो वही कह रहा है कि जॉब सीकर्स गेट themselves registered with these exchanges and their names will be supplied to the business organization on the basis of their requisition। एकदम सिंपल, शादी.com से एकदम क्लियर हो गया होगा कि आप अपने आप को रजिस्टर कराते हो। फिर वो शादी.com जो है भाई, वो एक पोर्टल है जहाँ पे एक्सचेंज होता है। कौन? इंसान इंसान अपने आपस फीलिंग्स और ये सारी चीजें नहीं शेयर करते हैं भाई। आप अपना जो है क्या है कि आपको जिस तरीके की लड़की चाहिए और उसको जिस तरह का लड़का चाहिए, वो आपस में एक्सचेंज होता है। एंड देन ये नाम, अब जब आप अपने आप को रजिस्टर करा लेते हो तो ये पब्लिक हो जाता है, मतलब लोगों को दिखता है। अब आपने सर्च किया कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो एमबीए के लिए है, तो एमबीए आपने डाला कि नहीं, अब एमबीए मैन ऐसा वैसा जिसकी ये जॉब पोजीशन हो ऐसा ऐसा, तो आपको सब कुछ वहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड, तो आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, कि एक नेटवर्क है, एक पूरा सिस्टम बनाया गया जहाँ पे एम्प्लॉयज जो भी जॉब सीकर है जिन्हें जॉब चाहिए, वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं गवर्नमेंट के एक्सचेंजेस के साथ। एंड वहाँ पे उनका नाम जो होता है वो बिजनेस सप्लाईज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्विजिशन। सिंपल इज दैट, ठीक है। ठीक है, सिंपल। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले। किसी को कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है। इसका एडवांटेजेस क्या है, एक बहुत ही चीपर मेथड है रिक्रूटमेंट का, ठीक है। फिर एक कोर्स और अनस्किल्ड और स्किल्ड दोनों टाइप के लोग आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि आप इसको हायर जॉब लेवल के लिए नहीं कर सकते ऑब्वियसली भाई। हायर जॉब वाले ऐसे थोड़ी अपने आप को जाके रजिस्टर कराएंगे जिनको नौकरी नहीं मिल रही है ऑब्वियसली। ऐसे टाइप के लोग जो कि बहुत ज्यादा मतलब क्वालिफाइड नहीं है या फिर उतने सक्षम नहीं है अकॉर्डिंग टू द जॉब पोजीशन जो उनको चाहिए, तो वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं या जिनको जॉब नहीं मिल रही। तो बेसिकली ये डिसएडवांटेज इसलिए हो जाता है कि ये हाई लेवल पोजिशन के लिए फिटिंग टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस विद एम्प्लॉयमेंट में नॉट बी अपडेटेड। भाई जैसा बात है कि मैंने अपने आप को आज रजिस्टर कराया साल भर पहले, अब मेरा नंबर चेंज हो गया, मेरा फोन खो गया, मेरा नंबर चेंज हो गया, तो भाई डेटा जो गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है वो वही नंबर पड़ा हुआ है जो मैंने दिया था। बट अभी क्या है कि मेरा नंबर चेंज हो चुका है, तो अब मेरे को वो कांटेक्ट भी करना चाहेंगे तो नहीं कांटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। बहुत इजी। डिसएडवांटेज तो क्या समझ में आया आप लोग को? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। क्या है कि सम स्पेशलाइज्ड एजेंसीज इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल कंसल्टेंसी सर्विसेज हैव बीन डेवलप्ड इन रीसेंट टाइम्स, ठीक है। These agencies also undertake total functions of recruiting and selecting persons on behalf of the employer and they charge fees for these services।
क्या है भाई कि प्लेसमेंट कंपनीज जो है आजकल ये बनाने चालू हो गई है। कुछ प्राइवेट बॉडीज होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बॉडीज होती है जिसमें, या प्रोफेशनल एजेंसीज होती है जो कि क्या करती है, एक डिटेल प्रोवाइड करती है कैंडिडेट्स के डिजायरेबल प्रॉफिट्स। मतलब आपने वो सुना है प्लेसमेंट्स एंड एजेंसीज का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये नाम सुना है आप लोग ने? इंटर्नशाला। इंटर्नशाला सुना है? इंटर्नशाला हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सब थोड़ा बहुत सुना है ना? इंटर्नशाला बढ़िया एग्जांपल है, लिंक्डइन उतना नहीं मैं कहूंगा। इंटर्नशाला इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर दिस। एक एजेंसी वन टाइप है कि यार ये क्या करती है, अलग अलग जॉब पोजीशन के बारे में इंटर्न्स आपको देती है, फिर आप अपना सीवी डालते हो, अपना डिटेल डालते हो, सारी चीजें आप भरते हो, और फिर वो क्या करते हैं, उसी के भी आप पे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस जितना है वो सारा कंडक्ट कराते हैं। एंड चीजों को वहीं से के थ्रू आपका हो जाता है और आपका काम निपट जाता है। तो देर इज समथिंग कॉल्ड कि ये कुछ प्राइवेट एजेंसीज बनाई गई है या पर्सन कंसल्टेंट्स बनाए गए हैं जो कि एक कुछ स्पेशलाइज एजेंसीज हैं जो कि ये क्या करती हैं भाई, एम्प्लॉयर के बिहाफ पे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस करती हैं, और उसके लिए कुछ फीसेस चार्ज करती हैं। ठीक है। आप ये जॉब पोजीशन किस टाइप के जॉब पोजीशन के लिए इसको कर सकते हो, तो ये सूटेबल फॉर टॉप एंड मिडिल लेवल। देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार ये जो बता रहा हूँ ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूटेबल किस टाइप के लिए, क्योंकि यही आपको केस स्टडी में पूछेगा कि मिस्टर एक्स वाई जेड इज अ पर्सन हु इज सर्चिंग हु इज अ पर्सन who's doing a job, मतलब बिजनेस कर रहा है, एंड यू आर मिस्टर रमन who is a personal business advisor, and Mr. X is asking or seeking an advice on you of using which type of internal external recruitment if he wants to क्या कहते हैं, recruit employees for the top level management। क्वेश्चन समझ में आया? मैं फिर से हिंदी में बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि मिस्टर एक्स जो है वो एक बिजनेसमैन है, और आप है मिस्टर रमन जो कि क्या कहते हैं, एक बिजनेस एक्सपर्ट है। ठीक है। और आपके पास मिस्टर एक्स आते हैं और पूछते हैं कि मुझे टॉप लेवल या मिडिल लेवल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे रिक्रूटमेंट करना है, तो बेस्ट वे क्या होगा या बेस्ट रिक्रूटमेंट क्या होगा, बताइए कौन सा। तो आप पहले क्या बताओगे? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होगा। एक्सटर्नल में कौन सा वाला भाई? प्लेसमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट कंडीशंस। अब उसमें वो बताएगा कि आपको किस तरीके की जॉब है, कैसा है, क्या है, कि तो वो सारी चीजें वो बोलेगा उसमें कि यू वांट अ टाइप ऑफ, मतलब उसको अपने से रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन प्रोसेस नहीं करना चाहता है मिस्टर एक्स, तो कौन से टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट उसके लिए अच्छा होगा। तो पहले आप बताओगे कि रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होता है, देन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के अंदर प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट टाइप ऑफ जो होगा वो। ठीक है। नौकरी डॉट कॉम ऑल्सो अ गुड थिंग, नौकरी डॉट कॉम इज ऑल्सो अ गुड थिंग, ये भी सही है, बट वो वहां पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस नहीं करता है। नौकरी डॉट कॉम आपका आपको नौकरी के बारे में बताता है, बट सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो वो नहीं करता है ना। बेसिकली इंटर्नशाला भी ऐसा नहीं करता है कुछ, बट इंटर्नशाला पे कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ जॉब प्रोफाइल्स में ऐसा होता है कि वो आपको सेलेक्ट करता है, आपका चीज़ों को डालना निकालना, जो है जैसे कि आपने अपना प्रोफाइल डाला, फिर उन्होंने उससे डेटा निकाला, देन आपको कहा कि एक काम पर्टिकुलर करके यहाँ जमा कीजिए, दैट इज समथिंग कॉल्ड यू कैन यूज एज एग्जाम्पल ऑफ इंटर्नशाला। बट नौकरी डॉट कॉम इज समथिंग लाइक कि वो एक बिजनेस आउटलेट है, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अलग अलग नौकरी टाइप की चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है आयुषी? ओके। तो प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट समझ में आया। अच्छा, एडवांटेजेस, पहला एडवांटेज जो सबसे आसान जो दिमाग में आना चाहिए कि आपका टाइम बचता है भाई, क्यों? क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस एजेंसी करती है, तो आपका टाइम बचता है। ठीक है। और आपको बेस्ट प्रोफाइल वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। फिर ऑब्वियसली ये अपना काम, इनका यही काम ही है, सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट करना और बेस्ट एम्प्लॉय को लाना। तो ऑब्वियसली आपके पास जब भी बंदा आएगा तो वो इफेक्टिव आएगा, एक बहुत ही बढ़िया स्किलफुल पर्सन या मैनेजर आएगा या एम्प्लॉय आएगा। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? डिसएडवांटेजेस क्या आ सकते हैं कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव वे ऑफ मेथड हो सकता है, क्योंकि भाई आप एजेंसी को पैसा दोगे, वो काम करेगा आपके भी, पे तो एक हाई चार्ज फीस जो होगा वो चार्ज करेंगे। देन in order to earn money, consultants may recommend people without proper checking their background। obviously ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा कंसल्टेंट सर्विस जो है वो हो सकता है कि वो हमेशा आपको बेस्ट पर्सनल या बेस्ट पर्सन उसके लिए ना बताए।
ठीक है, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पैसा कमाना है, तब भाई वो चाह रहा होगा कि बस फटाफट जल्दी से चीज़ों को करूँ, उतना वो तरीके से आपका सिलेक्शन रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं करेगा, जितना आप अपने बिज़नेस के लिए खुद करोगे। ठीक है? सो दिस पॉइंट इज़ क्लियर? किसी को रिपीट तो नहीं चाहिए? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है? ओके। मेरा टारगेट है इसको खत्म करवाना विकी यार पूरा। ठीक है? मतलब ये एक्सटर्नल वाला जो पार्ट है। क्योंकि इसके बाद फिर आपका क्या बच रहा है, सिलेक्शन प्रोसीजर बच रहा है एंड ट्रेनिंग वाला पूरा बच रहा है, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब वाला। तो वो भी खत्म करने में टाइम लगेगा। ठीक है, चलो। ये चैप्टर सबसे बड़ा है, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग तो खत्म हो जाएगा फटाफट। ठीक है, आते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। उसके कैंपस रिक्रूटमेंट ये तो सबने सुना होगा। आप बीएचयू एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो? ये तो पता है, खुद में एक्सप्लेनेटरी है। कैंपस में आती है, कंपनी उठा के चली जाती है, सुना होगा। एमबीए में लोग काम करते, एमबीए इसीलिए लोग करते हैं कि वहाँ कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है लोगों का। ठीक है, तो इस ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, इसको मैं उतना टाइम नहीं दूंगा। कैंपस प्लेसमेंट बहुत ही आसान है। ठीक है, फिर रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनीज में फिल वैकेंसीज विद पीपल प्रेजेंट एंड देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव। ये भाई रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जैसे कि आप लोग ने रिकमेंडेशन क्रैकेट कर दिया होगा किसी ना किसी को, आपके फ्रेंड्स होंगे कोई ना कोई यहाँ पे, तो आपने रिकमेंड किया कि यार हाँ भाई मैंने इसके क्लासेस की, मुझे ठीक लगा, ये लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, दोनों चीज तरह का रिकमेंडेशन होता है। या आपको किसी के थ्रू, आपको आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको पता चला होगा या आपके रिलेटिव्स के थ्रू पता चला होगा, तो रिकमेंडेशन के थ्रू भी रिक्रूटमेंट हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। बट या इसमें आपका टाइम बचता है ऑब्वियसली। आपने चीजों को ऑब्जर्व कर चुके रहते हो, तो दूसरा बंदा जो आ रहा है वो ऑब्जर्व करने का उसका टाइम नहीं जाता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डेमो अटेंड किया होगा, तो आपको यहाँ के फिर डेमो वापस उसको देखने की जरूरत है, क्योंकि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दोगे कि हाँ यार डेमो अच्छा था इन लोग का, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, फिर चीपर मेथड है भाई, किसी का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, माउथ टू माउथ हो रहा है या वर्ड टू वर्ड हो रहा है, तो उतना वो नहीं है। ठीक है, फिर फिर उसके बाद फिर जैसा कि एक होता है कि आपका सीनियर सीनियर जो है वो कह रहा है कि यार ये मेरा भाई का लड़का है, इसको तुम्हें जॉब पे रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यार आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि यार सीनियर का लड़का है, मानना ही पड़ेगा, उन्हें रखना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर उससे बेटर कोई टैलेंटेड पर्सन भी यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है, तो भी आप उसे नहीं रिक्रूट कर सकते। दिस इज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ पीपल। ठीक है, और लिमिट ऑफ चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स। ऑब्वियसली आपको एक लोग बताए, एक ही चीज बताएगा, या तो दो ऑप्शन बताएगा, तीन ऑप्शन बताएगा, 50 ऑप्शन या 100 ऑप्शन तो नहीं बताएगा। तो आपके पास लिमिटेड चॉइस भी रहती है। ठीक है, कुछ फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ भाई, आसान लग रहा है ना? कुछ बस टॉप चीज में नहीं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ टफ तो नहीं लग रहा है, या मतलब हवा में तो नहीं जा रहा कुछ? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है, चलो। अभी तक जितने भी पॉइंट्स पढ़े उसमें किसी को भी कोई डाउट तो बताए? एनी डाउट किसी को भी? टेल मी फास्ट, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। चलिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्राइवेट प्लेसमेंट में डिफरेंस, और कोई को डाउट नहीं है? आयुषी जी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्राइवेट प्लेसमेंट में डिफरेंस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाला जो है ना, उसमें क्या है भाई कि आप गवर्नमेंट के थ्रू चीजें कराते हो, गवर्नमेंट की संस्था होती है, गवर्नमेंट के पास आप अपना डेटाबेस मेंटेन करते हो। आपने खुद जो पूछा उसी में एग्जांपल है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है वो बेसिकली गवर्नमेंट का होता है, और जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है दैट इज ऑफ प्राइवेट एजेंसीज। तो ये तो पहला एक डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, उसमें फिर आप क्या होता है कि उसमें प्लेसमेंट वाला जो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, उसमें क्या होता है कि जॉब सीकर अपने आप को रजिस्टर कराता है, और फिर वो बिजनेस को उनका डेटा फॉरवर्ड करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट वाले में, प्राइवेट प्लेसमेंट वाला या प्राइवेट एजेंसीज वाला जो है, या प्लेसमेंट एजेंसीज वाला जो है, उसमें क्या है कि भाई आपका
क्या होता है कि आपका पूरा प्रोसेस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सारा चीज वही करता है, सिर्फ आपका नाम नहीं फॉरवर्ड करता, आपका सिलेक्शन प्रोसेस फॉरवर्ड करने के बाद आपका एक जॉब प्रोफाइल पूरा ट्रांसफर किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक बार फिर से बता दीजिएगा विद एग्जांपल, बहुत आसान था यार। कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मैंने शादी.com बताया, तो शादी.com में क्या होता है, आप अपने आप को रजिस्टर कराते हो, देन आपको प्रोफाइल पूरी मेंटेन होती है, एंड देन वो वैसे लोगों के थ्रू थ्रू शेयर होती है या उनके पास जाती है या उनको शो होती है जो कि आपके ही इंटरेस्ट के टाइप में मैच करता हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया, मुझे एक चाहिए लड़की जो कि सीए कर रही हो। ठीक है, तो अब सीए वाली ही सारी लड़कियां मेरे को जॉब प्रोफाइल में दिखाई देंगी, फिर मैं उनको बात करूंगा, उनसे फिर आगे की चीजें होंगी। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का एग्जाम्पल हो सकता है ये। क्या होता है कि आप अपने आप को रजिस्टर कराते हो, रजिस्टर कराने के बाद आपका वहां से जॉब प्रोफाइल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, बिजनेस लीडर्स उनके पास शेयर किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलिए लास्ट तीन और बचा है, देन तो रैप अप करेंगे फटाफट। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, नेक्स्ट क्या है भाई? आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर। इसमें क्या है, दिस इज अ मेथड ऑफ हायरिंग स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। आप इसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड टाइप ऑफ वर्कर्स हायर करते हो। कॉन्ट्रैक्टर्स कीप इन टच विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड ब्रिंग देम एट अ प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड। आपने वो सुना है, लेबर मंडी लगती है, सट्टी जिसको बोलते हैं। सुबह सुबह बहुत सारे लेबर एक जगह पे खड़े रहते हैं, देखा है आप लोग ने? ये जो वाराणसी में होंगे दो चार जगह ये देखने को मिलता है, और भी जगह पे होता है, लेबर सट्टी उसको बोलते हैं। तो वहां पे आप जाते हैं, एक बंदा बाइक से आता है, मस्त एकदम, उसको पूरा चारों लोग घेर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद चारों तरफ उसको लोग घेर लेते हैं, एंड आप वो चाहते हैं कि वो उसे एम्प्लॉयड करते, उसे एम्प्लॉयड करते, तो वही है कि कॉन्ट्रैक्टर जिसे ठेकेदार कहते हैं, वो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड टाइप ऑफ वर्कर्स को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक जगह पे ले आता है, और फिर उनको वैसे टाइप के काम के लिए उठा के लेके चला जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये तो मतलब एग्जाम्पल देखो, मैं एकदम एविडेंट एग्जाम्पल से आपको रिलेट कर रहा हूँ। वो शायद ही मे भी हो सकता है आपको पढ़ाते टाइम बताया गया होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट जनरली ये बताया नहीं जाता है, मतलब ऐसे इतना रिलेट करके नहीं बताते लोग, आप रटने को बोल देंगे कि रट लो रट लो। बट आप जनरल एग्जाम्पल देखो, आपके आंख के सामने सारी चीजें हैं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लेबर वाला, जो आपने आंख के सामने ये चीजें देखी है कि बहुत सारे लेबर एक जगह पे रहते हैं। क्यों ना? तो एक तो ये हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, क्या है, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। टेलीविजन दुनिया भर का ऐड भाई, ऐड से परेशान होता है जीवन में आदमी। ऐड ऐड ऐड, हर 5 मिनट बाद एक ऐड आता है, हर 5 मिनट बाद दो ऐड आता है, तीन ऐड आता है। क्रिकेट मैच देख रहे हो तो हर ओवर के बाद ऐड आता है। तो एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पे आपको ऐड आता है। सुबह आप 5 बजे टीवी खोल लो तो नापतोल.com, आइए अपना फैट बर्न कीजिए, बेल्ट लगाइए, पसीना होगा बिना भागे बिना दौड़े, आपका पूरा ये ख्याल रखेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, 200 रुपए में चार चादर, चार चादर, ये वो, आपको ये ऐसा मिल रहा है, ऐसा करके बहुत सारा ऐड आप देखते होगे टेलीविजन पे आता है। तो एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन है। अब इसका एडवांटेज है तो आप ऐसे अपने मन से लिख सकते हो कि मास रीच है, आप एक बार में कितने लोग देख लेते हैं। बट फिर उसका डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, अच्छा, आपका नाम के साथ आपका कंपनी का नाम भी प्रमोट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट टाइम एप्लीकेशन रिसीव्ड होते हैं, इसमें बहुत सारा ज्यादा ज्यादा, तो उस तरीके से भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत इजी एकदम, चिंदी टॉपिक्स हैं यार ये। ठीक है, फिर वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका कोई दिया था ना अभी, नौकरी.com, आयुषी मिश्रा जी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल वही है, नौकरी.com, आयुषी मिश्रा। अब आपको क्लियर हो गया नौकरी.com मैंने क्यों मना किया था वहां पे? क्योंकि नौकरी.com जो है वो आपका वेब पब्लिशिंग के अंदर आता है। आप अपना एक बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स को आप वहां पे मेंशन कर देते हो, दिखा देते हो कि ये ऐसा है ऐसा है, आपको इतने के लिए इतना लाख रुपए मिलेगा, जॉब के लिए इतना ये होगा, ये स्किल होगी। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड अ पोर्टल, a system where everything is shown in front of you, that is something called web publishing, जहाँ डिफरेंट डिफरेंट रिक्रूटर्स या सोर्सेज जो है उनको पब्लिश किया जाता है, एंड देन आप जाके वहाँ अप्लाई करते हो, देन आपका इंटरव्यू होता है, एंड ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें होती हैं उसके अकॉर्डिंग। डन। सो वी आर डन विद द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट्स का जो भी है, क्या कहते हैं, 10 तरीके के। पहला क्या है,
डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। दूसरा कैजुअल कॉलर्स, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या था भाई, तीसरा क्या था भाई आपका, एडवर्टाइजमेंट। चौथा एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। फिर आपका पांचवा क्या था, प्लेसमेंट एजेंसीज। छठा क्या था आपका भाई, कैंपस रिक्रूटमेंट। सातवां क्या था, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन एंड वेब पब्लिशिंग। एम आई क्लियर टू ऑल? क्या मैं सबको याद कराने में सक्षम हूँ? देखिए वेब पब्लिशिंग का जो मैंने बोला था, naukri.com, ठीक है। तो सभी को याद हो गया? ठीक है। बाकी मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है वो आप इसको देख लेना, क्योंकि बहुत इजी है। मैंने मेरिट्स और डीमेरिट्स उसी में एक्सप्लेन हो गए हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपको इमेज शेयर कर दूंगा क्लास खत्म होने के बाद, आप एक बार सब लोग रीड कर लेना। ठीक है, कुछ ऐसा है नहीं खास उसमें, बहुत इजी है। ठीक है। सो आज के लिए डन किया जाए। ठीक है। मेरा भी थोड़ा सा यार तबीयत नहीं ठीक है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको आज आके समझा दूं। एटलीस्ट ये कवर हो जाएगा तो फिर सिलेक्शन बचेगा एंड ट्रेनिंग प्लेसमेंट बचेगा, तो वो 2 क्लास में वो भी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। सो आज के लिए डन करा जाए। ठीक है। किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है, बताना है, कहना है तो पूछ सकता है। ठीक है। एनी वन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी? रिकॉर्डिंग आपकी अपलोड हो जाती है, आप तुरंत ही अपलोड हो जाती है, या आप मांग लिया करो। अमरजीत को आप मैसेज कर लिया करो। ग्रुप पे होगा एक अमरजीत नाम से लड़का, और वो हमारा ग्रुप मैनेजर है, तो आप उससे मांग लिया करो, तो वहाँ पे हो जाएगा। डिफाइन का एसएस लेना है? किसका डिफाइन का? मैं आप लोग को ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ये जो मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ ना, एक्चुअली में ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। मैंने भी इंटरनेट से ही लिया है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा था ये, इसीलिए मैं पहले अपने पे वर्क कर रहा था, ठीक है। मतलब पढ़ाने के पर्पज से, बट वो मुझे नेट पे अच्छा मिल गया है, तो मैंने फिर कहा कि यार यही बेस्ट है, क्योंकि जितना पढ़ाने में टाइम जाएगा उससे बनाने में, उससे बढ़िया है कि मैं पढ़ाने को उतना टाइम इन्वेस्ट कर दूं, दैट इज मच बेटर। ठीक है। फर्क क्या पड़ता है, एट लास्ट आपका इंट्रेंस निकलना चाहिए और आपका एग्जाम निकलना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट ना। ठीक है। सो किसी को कोई भी डाउट, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं ना? ठीक है। चलो देन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट टू ऑल।